कैसे हो मेरे प्यारे रसगुल्लो? चलो सबसे पहले एक काम करो, जिस भी बच्चे ने आज ब्रश किया है एक बार स्माइल कर दीजिए, प्यारी सी स्माइल दीजिए जल्दी से। वेरी गुड। बेटा आज की क्लास में हम लोग बातचीत करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। इससे पहले थोड़ी सी हम लोग कुछ पर्सनल बातें कर लें। 10th बोर्ड के एग्ज़ाम आप लोगों ने पास कर लिए, जैसे भी किए पास हो गए। अब लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन हमें लेना होता है कि सब्जेक्ट क्या लेना है। 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस लेने में क्या प्रॉब्लम है? बोले साइंस में हम लोग IIT, JEE यानी कि इंजीनियरिंग करेंगे, और अगर बाई चांस इंजीनियरिंग नहीं कर पाए तो फिर मैकेनिक बनेंगे, राइट। बोले इसीलिए हम लोगों को साइंस पसंद नहीं है, साइंस हमारे लायक नहीं है। आर्ट्स, इसमें IAS, RS या UPSC के एग्ज़ाम्स वगैरह देने हैं, और अगर IAS RS नहीं बने तो फिर क्लर्क बनना पड़ेगा, और ये भी हमें पसंद नहीं है। तो फिर क्या करें? फिर बचता है हमारे पास केवल एक ही सब्जेक्ट, और यह है कॉमर्स। कॉमर्स में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? बोला CA, CS, CMA। ये बेसिक कोर्स हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं। इनके अलावा MBA, CFA, CPA, BCom, MCom, MPhil, B.Ed, लॉट्स ऑफ कोर्सेज आर देयर। इनके अलावा कई सारे और भी फील्ड हैं हमारे पास, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग और भी कई सारे, राइट। तो इसका मतलब कॉमर्स में अपने पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, एग्रीड। और इसीलिए तो हम लोगों ने कॉमर्स लिया है। बेटा जो भी कोर्स फ्यूचर में आपको करना होगा, चाहे आप CA करें, CS करें, CMA करें या कुछ भी करें, इन सब के अलावा एक ऑप्शन आपके पास और होगा, ये होगा बिजनेस का। आप चाहें तो कॉमर्स लेने के बाद फ्यूचर में बिजनेस कर सकते हैं, और जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनके बिजनेस में सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें अकाउंटिंग आती है, और बिना अकाउंटिंग के कोई बिजनेस सक्सेस हो ही नहीं सकता। किसी भी बिजनेस के फेलियर के 50% चांसेस होते हैं नॉन प्रॉपर अकाउंटिंग। अगर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं की है तो बिजनेस फेल हो जाएगा, राइट। तो चाहे आप CA करें, CS करें, कुछ भी करें, इनमें से कोई सा भी कोर्स करें, इन सब कोर्स को करने के बाद या तो आप किसी बिजनेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और या फिर आप खुद अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली ये सारे कोर्स करने के बाद भी हमें कहाँ वापस जाना है? बिजनेस पर जाना है। इस बिजनेस को हम यहाँ 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। बिजनेस की 3 कैटेगरी कौन कौन सी होगी? बेटा पहली कैटेगरी है, यह है मैन्युफैक्चरिंग। दूसरी कैटेगरी यह है ट्रेडिंग, और तीसरी कैटेगरी में हम लोग बातचीत करेंगे सर्विस इंडस्ट्री के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? ऐसी इंडस्ट्री जो कोई प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चर करेगी, प्रोडक्ट को पहले बनाएगी और इसके बाद मार्केट में इसे बेचा जाएगा। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ हमें प्रोडक्ट को परचेज करना है, बाई करना है, और सीधा इसे किसी दूसरे पर्सन को सेल आउट करना है। तीसरा और आखिरी यह है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्री जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ना तो प्रोडक्ट खरीद कर बेचने वाली है, ना प्रोडक्ट को बनाकर बेचने वाली है, ये सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। जैसे एग्जांपल के रूप में ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम लोग कोई प्रोडक्ट ना तो मैन्युफैक्चर करते हैं, ना बाई करके सेल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या करते हैं? गुड्स को या पैसेंजर को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं। यह है सर्विस इंडस्ट्री। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करें, चाहे ट्रेडिंग इंडस्ट्री के बारे में, या सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करें, ये सारी इंडस्ट्री तभी सक्सेसफुल रन हो पाएगी जब आप यहाँ प्रॉपर अकाउंटिंग का सिस्टम फॉलो करें। और इसी प्रॉपर अकाउंटिंग को हमें यहाँ क्लास के अंदर डिस्कस करना है, बातचीत करनी है, और इसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस करने होंगे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है
यह है बेसिक कंसेप्ट। बड़ा बेसिक कंसेप्ट में ध्यान रखिए, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर आपके यहां होता है तो आपको उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए पहले एक छोटी सी टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो किन्हीं दो पर्सन के बीच में हुआ हो, जिसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मगर ध्यान रखिए ये ट्रांजैक्शन मनी के रेस्पेक्ट में मेजर होना चाहिए। राइट? कैसे? कुछ पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। सपोज करिए आप में से कोई स्टूडेंट अपना खुद का एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम लगाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीए कर लिया, सीएस कर लिया, व्हाटएवर जो भी आपने करना था सब आपने कर लिए, कोर्सेज वगैरह कर लिए, एमबीए कर लिया। अल्टीमेटली लास्ट में आप क्या करना चाहते हैं? अपना एक रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम लगाना चाहते हैं। अब इस रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम को रन करने के लिए आपको गारमेंट्स बाई करने होंगे, परचेज करने होंगे। अब गारमेंट्स अगर आप परचेज कर रहे हैं, सपोज करो आपने 50 पीस, 100 पीस या 200 पीस का ऑर्डर दिया, जब ये गारमेंट्स आप बाई करेंगे तो इसके बदले में आपको सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन आपके और सप्लायर के बीच में हुआ है, दो डिफरेंट पर्सन है, उसके बीच में ये एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसमें मनी के रूप में हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं कि आपने जो 50 पीस, 100 पीस या 200 पीस परचेज किए हैं वो किस वैल्यू पर परचेज किए हैं। ये ट्रांजैक्शन कहलाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कोई कस्टमर आपके पास आया और आपने इसमें से कुछ गुड्स उस कस्टमर को सेल किया है, सेल किया तो उसकी कोई कंसिडरेबल वैल्यू होगी जिसको मनी के रूप में हम मेजर कर सकते हैं। ये भी क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सपोज करिए आप अपने शोरूम पर बैठे हैं और कोई कस्टमर वहां से निकली है, ध्यान रखिएगा, है ना। वो कस्टमर आपके शोरूम पर रुकती है और वो आपको एक स्माइल देती है। अब यहां पर भी आप और वो कस्टमर दो अलग अलग पर्सन हैं, दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रहा है स्माइल का। क्या इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे? बोले नहीं, इसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। हालांकि ये बिजनेस प्रीमाइसिस के अंदर हो रहा है, दो लोगों के बीच में हो रहा है, मगर इसको मनी के रूप में हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आपको अपने वर्कर पर किसी बात पर गुस्सा आया, तो ये गुस्सा अगर आया है तो ये मनी के रेस्पेक्ट में मेजर नहीं होगा, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिर्फ वो ट्रांजैक्शन है जिसको मनी के रेस्पेक्ट में मेजर किया जा सकता हो। इज इट क्लियर? राइट बेटा, अगर हम लोग यहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन It means a financial transactions occur between two different person which is recorded in books of accounts okay, and it is measured in terms of money. बट ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल परचेजेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। अगर आप अपने वर्कर को सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो आपके और आपके वर्कर के बीच में दो डिफरेंट पर्सन हुए और एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको मनी के रेस्पेक्ट में हम लोग मेजर कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ रेंट,
सो मेनी ट्रांजेक्शंस आर देयर जो कि दो पर्सन के बीच में होंगे, बिजनेस प्रेमाइसिस में या बिजनेस के लिए होंगे, और इन्हें मनी के रेस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं। इन सभी ट्रांजेक्शन को हमें क्या करना होगा, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। ओके, अब ये रिकॉर्ड जो करेंगे वो कितने टाइम पीरियड का रिकॉर्ड करना है। आज अगर हमने बिजनेस शुरू किया और ये तो लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा, तो क्या रिकॉर्ड्स करते ही रहेंगे? हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड के इंटरवल में क्या करना होता है, अपनी बिजनेस की पोजीशन को चेक करना होता है। और जनरली हम लोग अपनी बिजनेस की पोजीशन को 1 ईयर के लिए चेक करते हैं, और ये 1 ईयर का टाइम पीरियड ये कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष, राइट। बट अब फाइनेंशियल ईयर का मतलब है इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने का टाइम पीरियड होना चाहिए, जिसके लिए हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम अपनी बिजनेस की पोजीशन को चेक करते हैं, ये कहलाता है टाइम पीरियड फाइनेंशियल ईयर। बड़ा फाइनेंशियल ईयर कितने टाइम पीरियड को माना जाए? 12 मंथ्स ये तो ओके, 1 ईयर तो ओके, बट कहां से लेकर कहां तक 1 ईयर कैसे कंसीडर करें? तो जो कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, इट कैन बी कंसीडर एज फाइनेंशियल ईयर, इसको भी हम फाइनेंशियल ईयर मान सकते हैं। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट है अपने यहाँ पे जिसके लिए हम लोगों को इनकम टैक्स का पेमेंट करना होता है, उन्होंने हमें कहा है कि फाइनेंशियल ईयर शुड बी कंसीडर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट। अच्छा, हमारे अगर इंडिया के बारे में बात करते हैं, भारत के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पर एक फेस्टिवल आता है जो इंडिया का, हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, एंड इट इज़ दिवाली। और अगर आप में से कुछ बच्चों ने कभी नोटिस किया हो ना, तो दीपावली पर आपके पेरेंट्स शॉप पर, फैक्ट्री में या घर पर एक पूजा करते हैं, पूजन होता है, लक्ष्मी जी का पूजन, और उस दिन कुछ पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट नए परचेज किए जाते हैं जिन पर पंडित जी कुछ पूजा वूजा सब करते हैं, और उसके बाद इन बुक्स ऑफ अकाउंट को अपनी अकाउंटिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, दीपावली से लेकर दीपावली तक को 1 ईयर कंसिडर किया जाता है, और इस 1 ईयर के लिए भी फाइनेंशियल ईयर को हम लोग टर्म को यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ, इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ 12 months for which books of accounts are maintained, to record business transaction for the analysis of business activities। राइट, और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहां से कहां तक हो सकता है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, या फिर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, या फिर दीपावली टू दीपावली। बेटा ये सभी 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है, 12 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है, इसे हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए हैं, इन्हें हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होगा, और इन फॉर्मेट्स को कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि हम अपनी बिजनेस की पोजीशन को चेक कर सकें। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। बेटा यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आराम से इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ कंटिन्यू करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी कंपनी की, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को या बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखकर रिप्रेजेंट किया जाए, जिससे हम बिजनेस की पोजीशन को चेक कर सकें। इट इज अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ स्टेटमेंट prepared to analyze the financial position of business। बट अब जनरली हम लोग दो स्टेटमेंट अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, एंड दीज आर नोन एज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और भी हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, एक्सेट्रा। ये ध्यान रखिए, 11th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बहुत डिटेल में पढ़ना है। बहुत डिटेल में हम लोग हर चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट ये हायर क्लासेस के अंदर, हायर स्टडी के टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th में आ जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट अगर आप इन फ्यूचर ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पढ़ना होगा, CS करते हैं या कोई और MBA वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ने होंगे, राइट। तो बेटा हम लोग यहाँ पर किनके बारे में बातचीत करने वाले हैं? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग बैलेंस शीट के साथ, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल्स हमारे, जिन्हें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब जब हम बैलेंस शीट को डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंस शीट की टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले कुछ छोटा सा पॉइंट क्लियर कर लिया जाए। बेटा सपोज करिए आप सिंगल पर्सन, अकेले पर्सन कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप अपनी पर्सनल कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाएंगे, पेरेंट्स से पैसा लेकर बिजनेस में लगाएंगे, या थोड़ा बहुत पैसा कहीं से लोन लेकर अपने बिजनेस में लगाएंगे। तो अगर एक सिंगल पर्सन कोई बिजनेस कंडक्ट करता है, अपनी खुद की कैपिटल बिजनेस में लगाता है, बिजनेस का मैनेजमेंट खुद अपने लेवल पे करेगा और बिजनेस का सारा प्रॉफिट भी उसी के लिए रहेगा, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को कहा जाता है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। राइट। अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अकेले बिजनेस करेंगे तो बिजनेस का लेवल कम रहेगा क्योंकि हमारे पास कैपिटल हमेशा शॉर्ट रहेगी। अगर हमें बड़े लेवल पे बिजनेस करना है तो अपने फ्रेंड्स को क्यों ना हम लोग अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लें। अगर आप 2 जने, 3 जने, 4 जने मिलकर कोई बिजनेस कंडक्ट करते हैं, सारा पैसा किसी एक पर्टिकुलर रेशो में लगाया जाता है, बिजनेस को सभी जने मिलकर मैनेज करेंगे और प्रॉफिट को वापस से एक सर्टेन रेशो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन इट इज़ नोन एज पार्टनरशिप कंसर्न। तो यहाँ पर अगर आप अकेले नहीं हैं, आपने 3 जनों ने मिलकर बिजनेस किया, सबने अपनी अपनी कैपिटल बिजनेस में लगाई है, तो इसे क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप कंसर्न। ओके। बट अगर हम लोग लार्ज स्केल पर बिजनेस करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करते हैं,
जिसमें हमें करोड़ों रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारे 2-3 जनों से नहीं, कैपिटल हमारे पास अरेंज नहीं होगी। तो उस केस में हम लोग पूरी हिंदुस्तान भर की पब्लिक को बोलते हैं कि आप में से जो जो पैसा लगाना चाहे हमारे साथ आ जाइए, हम सब मिलकर बिजनेस करेंगे। इस कंसेप्ट को कहा जाता है कंपनी। तो यहां पर हजारों लोग होंगे, और ये भी पूरे हिंदुस्तान भर से या इंडिया के बाहर से भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया वाले ही हो। इस कंसेप्ट को कहा जाता है कंपनी। तो यहां जब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में हैं तब तक हम लोग बातचीत करेंगे प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म के बारे में। कंपनी हमारे पास 12th में आएगी, जो इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ शेयर्स वगैरह भी होंगे, सब कुछ होगा। ये पॉइंट अपन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए मान लेते हैं आप में से कोई स्टूडेंट अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, राइट। सपोज करिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सीए कंप्लीट कर लिया, सीएस कंप्लीट कर लिया, एमबीए कंप्लीट कर लिया, जो जो भी आपको करना था आपने सब कर लिया। अब फाइनली ये सारे कोर्स करने के बाद आप अपने पेरेंट्स के पास आते हैं और पेरेंट्स से आप कहते हैं कि डैड मुझे बिजनेस करना है, और डैड आपको बोलते हैं कि ठीक है जाओ बिजनेस करो। आप क्या बोलेंगे? बोले अगर ऐसे ही बिजनेस हो जाता तो हम आपको पूछते ही नहीं, हम खुद ही कर लेते। आपको पूछने का मतलब सिर्फ ये है कि बिजनेस करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए, फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए। बिना पैसे के बिजनेस नहीं होता है। ओके, राइट। तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा सीरियस है और इसको वाकई में बिजनेस करना है, तो क्यों नहीं इसको बिजनेस डेवलप करवाया जाए। तो मानकर चलिए कि आप में से कोई स्टूडेंट है जिसे अपना एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करना है। तो पेरेंट्स आपसे पूछते हैं भैया तू बिजनेस क्यों करना चाह रहा है, रेडीमेड गारमेंट्स का ही क्यों कर रहा है, कोई और बिजनेस क्यों नहीं? तो बच्चा जवाब देता है पापा रोज़ नई नई ड्रेस पहनने की इच्छा होती है, तो वहाँ से पहनता रहूँगा, वापस रख दूंगा और ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो पेरेंट्स, मजाक कर रहा हूँ आपसे, बच्चा ये बोलता है कि नहीं पापा मुझे तो मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है और आराम से मेरा ये माल जो है बिक जाएगा, प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, 40 to 50% का मार्जिन होता है इसमें, तो ये बिजनेस मेरे को लगता है ज़्यादा सूटेबल है। ओके, पेरेंट्स एग्री करते हैं कि ठीक है तुम अपना बिजनेस करो, मगर आपको अपने बिजनेस को प्रॉपर वे में चलाना है, सिस्टमेटिक वे में चलाना है, तो उसको रिकॉर्ड्स, हर ट्रांजेक्शन को आपको अपने यहाँ रिकॉर्ड जरूर करना होगा। और आप उन्हें प्रॉमिस करते हैं पापा एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो डैड आपको समझाते हैं कि आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो आप ये मानकर चलें कि आप एक सेपरेट एंटिटी हैं और आपका जो बिजनेस है ये एक सेपरेट एंटिटी है। आपके पेरेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो वो यहीं से आपके बेसिक कंसेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं कि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। पहली चीज ध्यान रखिए कि आप अलग हैं और आपका बिजनेस अलग है, और ये जो बिजनेस है आपको इस बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर जगह पर रिकॉर्ड करना है। और इन्हीं में एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड जिसके बारे में भी अपने बातचीत किया, एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर तैयार करेंगे, वो है बैलेंस शीट। तो यहां पर हम लोग बैलेंस शीट का एक प्रोफॉर्मा डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट, ठीक है बेटा। अगर मैं मान लेता हूं आपका नाम, क्या नाम रखें बोलिए आप में? चलिए आपका नाम हम लोग रख देते हैं सौम्य, है ना। नाम इसलिए ऐसा रखा है कि बॉय होगा तो भी समझ जाएगा, गर्ल होगी तो भी समझ जाएंगे, है ना। सभी का नाम एक जैसे नजर आएगा, सौम्य, ठीक है। तो सौम्य या सौम्या जो भी है, आप सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को एक नेम देना पड़ेगा, और जो नाम आप चाहें अपने बिजनेस का आप रख सकते हैं। आपको रेडीमेड गारमेंट्स का एक शोरूम खोलना है,
तो इसके लिए आपको अपने बिजनेस को नाम देना होगा। बेटा सपोज करिए हमने इसको नाम दिया सौम्या एंटरप्राइजेज। ओके, ये जो बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं ये हम सौम्या की नहीं बना रहे हैं, ये हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं किसकी? सौम्या एंटरप्राइजेस की बैलेंस शीट बना रहे हैं, बिजनेस की बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट से पहले सौम्या एंटरप्राइजेस की बैलेंस शीट है ये, और इस सौम्या एंटरप्राइजेस में ऑनर कौन है? ऑनर है सौम्या, राइट। अब इस बैलेंस शीट को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। बेटा इस बैलेंस शीट का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं लायबिलिटीज। ओके, और यहां पर हम लोग लिखेंगे इसका अमाउंट। मैंने क्या बोला था? कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो उसको मनी के रेस्पेक्ट में मेजर करना जरूरी है, तो यहां पर वही ट्रांजैक्शन मेंशन किए जाएंगे जो मनी के रेस्पेक्ट में मेजर किए जा सके। बेटा इस बैलेंस शीट का जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स, और इन एसेट्स का भी अमाउंट। तो पहले तो इस चीज को भी क्लियर करेंगे कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है और एसेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये अपने बेसिक कंसेप्ट के अंदर आते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर आते हैं, तो इनको अपने को क्लियर करना होगा। ओके, पहले क्लियर करते हैं लायबिलिटीज का मतलब क्या है, एसेट्स को भी साथ में क्लियर कर लेते हैं। बेटा हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ कल्चर जो है उसके बारे में बात करते हैं, हिंदुस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अपने यहाँ पर बचपन से हमने ऐसा कुछ देखा है, ऐसा समझा है कि अगर किसी फैमिली में एक लड़का पैदा होता है तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस उससे रहती है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये फ्यूचर में हमारी सेवा करेगा, यानी कि हमें फ्यूचर में इससे कुछ रिटर्न मिलेगा। अगर उसकी जगह लड़की होती है तो पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि हमें अपने बच्ची के लिए, गुड़िया के लिए, बेटी के लिए फ्यूचर में कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। रियल फैक्ट ये नहीं है। बच्चे या बेटे जो होते हैं कई बार नालायक निकलते हैं, सब नहीं निकलते हैं, कई बार नालायक निकलते हैं, और बेटियां ऐसी होती है जो ज़िंदगी भर पेरेंट्स की सेवा करती है। ये प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, मगर जो पेरेंट्स की मेंटेलिटी है अगर उसके बारे में बात करें तो अगर किसी फैमिली में लड़का पैदा हुआ है तो ये एक्सपेक्टेशन की जाती है, ये उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर में ये लड़का हमारी सेवा करेगा, यानी कि फ्यूचर में हमें इससे कुछ रिटर्न मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि बेटे हमारे लिए एसेट हैं। बेटियां अगर होती है तो उन्हें ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि अभी तो हमें इनकी एजुकेशन पे खर्चा करना है, फिर इनकी शादी पर खर्चा करना है, और फ्यूचर में इससे हमें वापस कोई रिटर्न ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि बेटियां जो है वो हमारी लायबिलिटीज़ हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, और अगर ऐसा होता है तो गलत है, नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, पेरेंट्स आपके हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को पेरेंट्स की सेवा करनी है। दोनों ही हमारे लिए एसेट ही हैं, लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। राइट, तो लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? कोई भी वैल्यू जिसका फ्यूचर में आपको पेमेंट करना हो, ये आपके लिए लायबिलिटी है। और कोई भी वैल्यू जिसको फ्यूचर में आप रियलाइज करेंगे, जिससे आपको कोई पैसा मिलेगा, ये आपके लिए एसेट है। राइट, तो यहां पर हम लोग बातचीत करते हैं एसेट और लायबिलिटीज के बारे में। अच्छा बताइए, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं, बैलेंस शीट, किसके लिए तैयार कर रहे हैं? सौम्या के लिए या सौम्या एंटरप्राइजेस के लिए? ऑनर के लिए या बिजनेस के लिए? तो ऑब्वियस है कि ये बैलेंस शीट बिजनेस की बना रहे हैं, प्रोप्राइटर की या ऑनर की नहीं बना रहे हैं। ओके, तो यहां पर हमें टोटल 5 पॉइंट हैं जो समझने हैं। पहला पॉइंट हम लोग ये समझेंगे कैपिटल। बेटा सेकेंड पॉइंट हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे, ये होगी लायबिलिटीज। चलो, एसेट्स। थर्ड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे लायबिलिटीज के बारे में, और इसके बाद हमें बातचीत करनी होगी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बारे में। तो बेसिक कंसेप्ट में 5 टर्म्स हमें यहां पर डिस्कस करनी है।
बताइए, सपोज आप ही का नाम सौम्य रख लेते हैं, आपको अपना बिजनेस शुरू करना है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हमारे बिजनेस में कुल कितनी पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, टोटल कितना फंड्स चाहिए। बेटा अगर हमें रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम लगाना है ना, तो भीलवाड़ा या अपने सिटी के मेन मार्केट में हमें एक शॉप परचेज करनी होगी, पैसा तो लगेगा। अब इसमें फर्नीचर लगवाना होगा, इसमें भी पैसा लगेगा। हमें अपने लिए कोई मोटर व्हीकल भी परचेज करना होगा, उसमें भी पैसा चाहिएगा। अगर हम इसमें स्टॉक रखते हैं तब भी पैसा चाहिए, और रूटीन के एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए कुछ कैश और बैंक बैलेंस भी चाहिए, राइट। बड़ा आपके पेरेंट्स ने एक काम किया, अपना कोई एक पर्टिकुलर प्लॉट पड़ा हुआ था उसको बेच दिया, एफडी पड़ी हुई थी उसको एनकेश कर ली, और आपसे कहा कि ये लीजिए 20 लाख रुपए और जाइए अपना बिजनेस शुरू करिए। आप हैं मिस्टर सौम्य या मिस सौम्या, आप इस बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं 20 लाख रुपए का। अगर ये बिजनेस वापस बंद होता है तो ये बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो आपको आपका पैसा वापस लौटा दे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, सौम्य के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि जो पैसा ये ओनर इस बिजनेस में लगा रहा है, इस बिजनेस को ये पैसा फ्यूचर में उस ओनर को वापस लौटाना है। तो ये अमाउंट इस बिजनेस के लिए क्या है, एसेट या लायबिलिटी। बेटा एसेट का मतलब होता है जिससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, लायबिलिटी मतलब जिसमें फ्यूचर में पैसा देना है। तो फ्यूचर में इस बिजनेस को सौम्य को वापस पैसा देना है, यानी कि ये क्या हुआ, ये है लायबिलिटी। ओके, और लायबिलिटीज को लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिख रहे हैं, तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, इस लायबिलिटी को नाम दे रहे हैं हम लोग कैपिटल। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, बोले 20 लाख रुपीस का अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ये है कैपिटल जिसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। अच्छा, मिस्टर सौम्य ने इस बिजनेस को क्या दिया, 20 लाख रुपए दिए हैं, वो 20 लाख रुपए हम लोग कैश के रूप में रियलाइज कर पा रहे हैं। तो ये जो कैश हमारे पास है, ये हमारी क्या हो गई, एक एसेट हो गई, ठीक है। तो अगर ये बिजनेस वापस से बंद किया जाए तो बिजनेस के पास क्या पड़ा हुआ है, एसेट 20 लाख रुपए का कैश, जिसको ये अपनी लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए काम में ले सकता है, यानी कैपिटल को वापस से लौटाने के लिए काम में ले सकता है। तो कैश हमारे लिए क्या हुआ, एक एसेट हो गया। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, ये जो 20 लाख रुपए हमारे बिजनेस में पड़े हुए, मैनेजमेंट तो हम ही देखेंगे, मगर एसेट और लायबिलिटीज बिजनेस की कहलाएगी। इस 20 लाख रुपए की कैश बैलेंस जो हमारे पास पड़ा हुआ है, इससे हम एक शॉप परचेज कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सपोज करिए इस 20 लाख रुपए में से मेन मार्केट में जाकर हमने एक शॉप परचेज कर ली, और ये शॉप थी 14 लाख रुपीस की। तो यहां पर हम लोगों ने शॉप खरीद ली, शॉप कितने की आई, 14 लाख की। तो ये शॉप खरीदने के लिए पैसा किस में से दिया होगा, कैश में से। तो हमारा कैश बैलेंस यहां पर क्या हो गया, 14 लाख रुपीस कम हो गया। अब सोचिए बेटा, शॉप इस ओनर की है या बिजनेस की, मतलब बिजनेस की है, पैसा बिजनेस में डाल दिया था और यहां से खरीदा, तो ये बिजनेस की शॉप है। क्या फ्यूचर में इस शॉप को वापस बेचकर पैसा लिया जा सकता है, यस और नो, डेफिनेटली। तो शॉप हमारी क्या हो गई, एसेट या लायबिलिटी। शॉप को बेचकर हम पैसा वापस ले सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने शॉप इसलिए नहीं खरीदी कि हाथों हाथ बेचेंगे और पैसा लेंगे, बट फ्यूचर में कभी भी जब हम चाहें तब शॉप को बेचकर पैसा लिया जा सकता है, यानी कि शॉप हमारे लिए क्या हो गई, एक एसेट हो गई है। ओके बेटा, अब इस शॉप में हमें क्या लगवाना है, फर्नीचर लगवाना है। मान लिया इस शॉप में 2 लाख रुपए का फर्नीचर लगने वाला है, तो यहां से कैश बैलेंस 2 लाख रुपए और कम हो जाएगा, और यहां फर्नीचर आ जाएगा कितने का, 2 लाख रुपए का। ओके, रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगा रहे हैं या रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप लगा रहे हैं, तो कुछ मशीनरी की रिक्वायरमेंट भी होगी।
अगर ये मशीन हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं तो अगेन हमारा कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मशीन हम लोग यहाँ पर परचेज कर लेंगे। सपोज करिए हमने 3 लाख रुपीज़ की मशीनें परचेज की है, तो ये मशीन हमारे पास और आ गई 3 लाख रुपीज़ की। थोड़ा इससे हमारा कैश बैलेंस कम होता जा रहा है और एसेट हमारी बढ़ती जा रही है। ओके, क्या भविष्य में फ्यूचर में फर्नीचर को बेचकर पैसा वापस आ जाएगा, क्या मशीनों को बेचकर पैसा वापस आ जाएगा? हमने ये नहीं कहा कि पूरा इतना ही आना चाहिए, कम आ सकता है, ज़्यादा आ सकता है, मगर हम इसको बेचकर पैसा ले सकते हैं, यानी कि ये सब हमारे लिए क्या हो गई, एसेट हो गई। अब बताइए हमारे पास कैश पोजीशन क्या हो गई, 20 लाख में से 19 लाख रुपीज़ कम हो गए, बचे कितने, ओनली 1 लाख। अब आप इतना बड़ा शोरूम लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपको लगता है कि हम लोग साइकिल पर या 2 व्हीलर पर तो नहीं जाएंगे, अब तो 4 व्हीलर चाहिए। 4 व्हीलर परचेज करने के लिए आप जाते हैं किसी बड़े शोरूम पर और वहाँ जाकर आप पता करते हैं भाई साहब ये गाड़ी हमें परचेज करनी है, कितने में देंगे, और वो बोलता है भैया हम 8 लाख रुपए में देंगे। अब आपको पता है कि हमारे पास पैसा कितना बचा, ओनली 1 लाख रुपीज़। तो आप उन्हें बोलते हैं सर मेरे पास तो 1 लाख रुपए ही है पर गाड़ी मुझे खरीदनी है। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम आपको इस पे क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। आप 1 लाख रुपए भी मत दो, हम तो आपको पूरा 8 लाख रुपए की गाड़ी दे रहे हैं, बदले में लोन दे देंगे। ये पैसा आप धीरे धीरे जब भी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हो आप हमें चुका दीजिए। तो हम लोगों ने कार परचेज कर ली। कार हमारे लिए क्या हुई, एसेट, क्योंकि कार को बेचकर कभी भी वापस पैसा आ जाएगा। एक 8 लाख रुपए की कार हमने खरीद ली, मगर इसके लिए हमें क्या लेना पड़ा, एक लोन लेना पड़ा 8 लाख रुपए का। अब ये जो बैंक से आपने लोन लिया इसको फ्यूचर में आपको वापस चुकाना है, यानी कि ये क्या हुआ, आपकी एसेट है, सॉरी लायबिलिटी है। और ये जो कार आपके पास है जिसे आप बेचकर पैसा वापस कभी भी रिसीव कर सकते हैं, ये क्या हो गई, आपकी एसेट हो गई। तो अभी तक हम लोग क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ और एसेट का मतलब क्या हुआ। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी सिचुएशन में, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, इस बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड हमेशा हमेशा इक्वल रहेंगी, बराबर रहेंगी। आप चाहें तो एक बार चेक कर लीजिए, कैश बैलेंस में 20 लाख में से 19 लाख अगर अपन रिड्यूस करते हैं तो मेरे पास कैश का बैलेंस क्या बचा, इनको मैं नेट ऑफ करके लिख रहा हूं कि कैश मेरे पास अब कितना बचा, ओनली 1 लाख रुपीज बचा। ऐड करिए 20 लाख प्लस 8 लाख, इधर कितना आया, 28 लाख। और इधर अगर आप ऐड करते हैं 14 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8, 27 प्लस 1 28, 28 लाख रुपीज़ का अपने पास इधर भी बैलेंस है। तो ये ध्यान रखिए, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड हमेशा इक्वल होती है। ओके, अब मुझे डिफाइन करना है किसको, इन 3 चीज़ों को। 3 चीज़ें क्या क्या है, कैपिटल, एसेट और लायबिलिटीज। आज की क्लास में हम इन तीनों को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल, एसेट और लायबिलिटी का मतलब क्या है। बेटा जनरली कैपिटल को मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम टीचर्स या मैक्सिमम बुक्स में इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। किसी भी ऑनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया इसी को कहा जाता है कैपिटल। और ये डेफिनेशन सही है जिस दिन हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था तब तक। अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करें तो ध्यान रखिए कि ये जो किसी कंपनी की टोटल एसेट्स है, इन टोटल एसेट्स में से ऑनर का जो क्लेम है, ऑनर को जितना पैसा मिलने वाला है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल। रीजन क्या है, इन केस फ्यूचर में ये कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी। और मान लेते हैं इस कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 2 लाख रुपीज का, तो अब इस ओनर ने पैसा तो कितना लगाया, ओनली 20 लाख लगाया, मगर जो 2 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न किया गया, जब ये कंपनी बंद होगी तो पैसा वो 2 लाख रुपए भी किसको मिलने वाला है, ओनर को मिलने वाला है। तो ओनर को टोटल कितना पैसा देना है, फ्यूचर में 22 लाख रुपीस का पैसा देना है। तो ओनर ने लगाए तो 20 लाख है, मगर कंपनी बंद होगी तो उसे 22 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहाँ कैपिटल कितनी मानी जाएगी, 22 लाख रुपीज। अगर यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ, सपोज लॉस हो गया, आपने 20 लाख रुपए लगा के कंपनी चालू की और पहले ही साल में कंपनी में 2 लाख का लॉस हो गया, जब कंपनी बंद होगी
तो आपको पैसा कितना मिलेगा? 18 लाख ना, 2 लाख तो आपके डूब गए। तो यहां पर अगर हम ये कहें कि ऑनर ने जितना पैसा लगाया, पैसा तो 20 लाख लगाया, मगर ऑनर को पैसा मिलेगा कितना? केवल 18 लाख रुपए। तो मेरे हिसाब से कैपिटल कितनी होगी? ओनली 18 लाख रुपीज होगी। तो यहां पर कैपिटल को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ऑनर इन बिजनेस। ऑनर ने बिजनेस में कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, वो है कैपिटल। मगर दूसरा तरीका क्या हम लोग बोल सकते हैं? क्लेम ऑफ ऑनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से ऑनर का क्लेम कितना है, ऑनर को कितना पैसा मिलेगा, ये कहलाती है कैपिटल। ओके, अच्छा बताइए एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है? बेटा ये जो एक्सटर्नल पर्सन है, जो बिजनेस में ऑनर नहीं है मगर बाहर के लोग हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा दे रखा है, इन एक्सटर्नल पर्सन का बिजनेस की टोटल एसेट्स के अंदर जो क्लेम है, इसे कहा जाता है लायबिलिटी। और एसेट क्या है? ऑब्वियस है कि वो सारी वैल्यूज जिसका फ्यूचर में आपको अमाउंट मिलने वाला है, वापिस आप उसको फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी आपकी एसेट कहलाएगी। तो मैं अब डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर, एक एक करके आप भी डेफिनेशन लिखना शुरू करिए। सबसे पहले कैपिटल को डिफाइन करते हैं, कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑनर इन बिजनेस। ये है कंपनी की कैपिटल। मगर मैं अब इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, क्लेम ऑफ ऑनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। है ना बेटा? यहां पर ध्यान रखिए, अगर सपोज करिए आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एक ऑप्शन तो मैंने लिया है, सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको 20 लाख रुपए दिए और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगर आपके पेरेंट्स ये कहते हैं बेटा हमारी मेन मार्केट में शॉप पहले से ही है, आप उसी में बिजनेस शुरू कर दीजिए, तो अगर यहां पर शॉप की वैल्यू मान लेते हैं 15 लाख रुपीज और पेरेंट्स आपको दे रहे हैं 5 लाख रुपीज और, तो टोटल पैसा आपका बिजनेस में कितना लगा? 20 लाख रुपीज। इसमें शॉप की वैल्यू भी आ गई। तो कैपिटल का मतलब ये नहीं कि केवल कैश ही आपको बिजनेस में लगाना है, कैपिटल में आप दूसरी एसेट को भी बिजनेस में लगा सकते हैं। अगर आपके पास शॉप है वो लगा सकते हैं, अगर आपका स्टॉक है वो आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास कार है वो भी आप बिजनेस में यूज में ले सकते हैं। तो ये सारी आपकी कैपिटल का भी पार्ट होगा और उधर एसेट साइड का भी पार्ट होगा। तो कैपिटल के लिए जरूरी नहीं है कि ऑनर अपनी कैपिटल केवल कैश में लगाए, वो अदर एसेट के रूप में भी अपनी कैपिटल को बिजनेस में लगा सकता है। जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी की टोटल एसेट्स को बेच दिया जाता है। जब कंपनी बंद हो रही है तो ऑब्वियसली सारी एसेट को बेचेंगे, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा और बचा हुआ सारा पैसा किसका रहेगा? ऑनर का रहेगा। और इसी को हम बोलते हैं कैपिटल, क्लेम ऑफ ऑनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इन द total assets of the business. Right? Claim of outsiders in the total assets of the business. जो outsider है उनका business में कितना claim है, it is known as liability. Okay? बेटा अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस एसेट और इस एक्सपेंडिचर के बारे में। ये दोनों चीजें भी जरूरी है, इनमें भी एक डिफरेंस है, वो बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। एसेट का मतलब क्या हुआ? दोज वैल्यूज विच कैन बी रियलाइज्ड इन फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ कैश। कोई भी वैल्यू जिसको फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैश के रूप में रियलाइज किया जा सकता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। राइट? इसी का एक पॉइंट, एक तरीका और भी है, वैल्यू ऑफ विच बेनिफिट
कैन बी टेकन इन फ्यूचर। कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना होगा, इट इज टू बी कंसिडर्ड एज एसेट। एक्सपेंडिचर क्या है? कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट हम पास्ट में ले चुके हैं, इट इज टू बी नोन एज एक्सपेंडिचर। वैल्यू ऑफ विच बेनिफिट वी हैड टेकन इन पास्ट। बड़ा इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है, बहुत इजीली समझ में आता है। एक बात बताइए, हमारे बिजनेस में एक लैंड पड़ी हुई है, क्या लैंड को फ्यूचर में बेचकर कोई पैसा आ सकता है? यस और नो? ऑब्वियसली आ सकता है। तो लैंड हमारे लिए क्या हो गई? एक एसेट हो गई, जिसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा था? दोज वैल्यूज विच कैन बी रियलाइज्ड इन फ्यूचर, जिसको फ्यूचर में रियलाइज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कैश, ये है एसेट। अगर हमारे पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, ये सारी वो वैल्यूज हैं जिससे फ्यूचर में कैश रियलाइज किया जा सकता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। मगर मैंने एक चीज और लिखी है, वैल्यू ऑफ विच बेनिफिट कैन बी टेकन इन फ्यूचर। ऐसी कोई वैल्यू जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, ये भी आपकी एसेट है। और यहां मैं लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ विच बेनिफिट वी हैड टेकन इन पास्ट। कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट पास्ट में ले चुके हैं, इट इज योर एक्सपेंडिचर। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बेटा सपोज करिए आपके रेडीमेड गारमेंट्स में मैं एज एन एम्प्लॉय वर्क करता हूं, आपके यहां पे मैं वर्किंग कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, और आप मुझे सैलरी पे करते हैं पर मंथ 10,000 रुपीज, राइट। बेटा 1 जनवरी के दिन मैं आपके यहां आया काम करने के लिए, 31 जनवरी तक मैंने आपके यहां पर काम किया, और 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का आपने मुझे कितना पैसा देना है? 10,000 रुपीज देना है। बताओ ना, मैंने 1 जनवरी से 31 तारीख तक काम किया, अब 31 जनवरी के दिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको मुझे 10,000 रुपये देना। आपने सपोज मुझे 10,000 रुपये दे दिए, आपने मेरी सर्विस ले ली है या नहीं ली है? आपने मेरी सर्विस का बेनिफिट ले लिया या फ्यूचर में लोगे? मैंने 1 तारीख से 31 तारीख तक आपके यहाँ काम कर दिया, उसके बाद आप 31 तारीख के बाद मुझे पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने मेरी जो सर्विस थी उसका बेनिफिट ले लिया या उसका बेनिफिट फ्यूचर में लोगे? ऑब्वियसली ये बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये जो 10,000 रुपीज आप मुझे दे रहे हैं, इट इज योर एक्सपेंडिचर। ओके, अब मैं आपसे ये क्या बोल रहा हूं कि भाई 31 जनवरी के दिन मैं आपसे जब पेमेंट लेने के लिए आ रहा हूं, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि 1 तारीख से 31 तारीख तक मैंने काम किया, 10,000 तो ये मेरा बन ही रहा है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे कुछ अर्जेंट पैसों की नीड है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे 10,000 की जगह 20,000 रुपए का पेमेंट कर दीजिए। आप मेरी रिक्वेस्ट पर एग्री करते हैं और आपने मुझे यहाँ 20,000 रुपए दे दिए। अब प्रॉब्लम क्या है? 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक काम किया, उसका पैसा कितना बनता था? 10,000, मगर आपने पैसा कितना दे दिया मुझे? 20,000। तो ये जो 10,000 रुपये आपने मुझे ज़्यादा दिए ना, अब इस 20,000 के मैं क्या करने वाला हूँ? 2 पार्ट करने वाला हूँ। एक 10,000 वो जो आपने मुझे 1 जनवरी से 31 जनवरी के लिए दिए हैं, ये क्या आपका एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसकी सर्विस आप मेरे से ले चुके हैं, इसका बेनिफिट आप मेरे से ले चुके हैं। मगर 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के लिए जो आपने 10,000 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा दे दिए, एडवांस के रूप में दे दिए, जिसका काम मैं फ्यूचर में करूंगा, ये अमाउंट क्या हुआ? वैल्यू ऑफ विच बेनिफिट कैन बी टेकन इन फ्यूचर। इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, यानी कि ये आपके लिए क्या होगी? एक एसेट होगी, राइट। तो यहां पर हम लोग इसे क्या बोलेंगे? ये अपनी एसेट है। तो शायद आपको समझ में आ रहा हो कि एसेट के लिए और एक्सपेंडिचर के लिए हमने जो टर्म यूज में लिए वो बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट ले चुके हैं क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। और कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लोगे, ये क्या कहलाएगी?
एसेट कहलाएगी। ओके, तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक लास्ट टर्म हमारे पास बची हुई है, यह है रेवेन्यू। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा, ये एक्सपेंडिचर के अंदर ध्यान रखिए, कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट आपने पास्ट में ले लिया है, मगर यहां ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि आपने मुझे कैश का पेमेंट किया या नहीं किया। कैश का पेमेंट आप मेरे को फ्यूचर में भी कर सकते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट ऑफ कैश। It doesn't matter whether cash was paid or not, still it is to be considered as expenditure। मैं आपके यहाँ पर 1 जनवरी के दिन आया, 1 जनवरी टू 31 जनवरी मैंने काम किया। बताओ मेरी सैलरी कितनी थी? 10,000। तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक काम किया, आपको मुझे देने थे 10,000, मगर आपने मुझसे क्या बोला कि भाई एक काम कर, रुक जाओ अभी 15-20 दिन, हम आपको 15 फरवरी के दिन इस 10,000 का पेमेंट करेंगे। बेटा बताओ ना, आपने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक मेरी सर्विसेज ले ली है, आपने बेनिफिट ले लिया है, या अभी इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है? बोले सर बेनिफिट तो हमने ले लिया, आपको हमने पेमेंट नहीं किया। तो मैं बोल रहा हूँ पेमेंट की जरूरत नहीं है, पेमेंट अपन बाद में करते रहेंगे। स्टिल दिस 10,000 विल बी कंसिडर एज एक्सपेंडिचर। पेमेंट हुआ नहीं हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैश पेड हुआ या नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने अगर इसकी सर्विस ले ली है, बेनिफिट ले लिया है, तो आपको इसे एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। इज इट क्लियर? नाउ रेवेन्यू क्या है? बेटा जनरली स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं, रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट। बोले ऐसा नहीं है बेटा, रेवेन्यू का मतलब क्या है? अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का मतलब एक ऐसी कंसर्न जहां प्रोडक्ट को बनाकर बेचेंगे, या फिर एक ट्रेडिंग कंसर्न है जहां गुड्स को परचेज करके बेचेंगे, तो जो गुड्स आपने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेल किया, चाहे पैसा आया या नहीं आया, उसकी जो वर्थ है, सेल वैल्यू है, इसी को कहा जाता है रेवेन्यू। या फिर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर आपने सर्विसेज दी हैं, तो जो सर्विसेज की वैल्यू है जो आपको कस्टमर से लेनी है, चाहे ले चुके हैं या फ्यूचर में लेनी है, इट इज टू बी नॉन एज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? टोटल सेल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड और टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इररेस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड और नॉट। पेमेंट मिला नहीं मिला उससे मतलब नहीं है, जितना गुड्स आपने सोल्ड किया है उसकी टोटल सेल वैल्यू, या फिर जितनी सर्विसेज दी आपने उसकी टोटल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। इज इट क्लियर? थोड़ा आज की फर्स्ट लेक्चर में 5 छोटे छोटे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। मेरे हिसाब से ये सभी 5 पॉइंट बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज कैपिटल। कैपिटल के 2 मीनिंग मैंने बताए। फर्स्ट मीनिंग है कंट्रीब्यूशन मेड बाय ओनर इन बिजनेस। क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कैश हो सकता है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, जो भी ऑनर अपने घर से लेकर आया बिजनेस रन करने के लिए, ये सब क्या कहलाएंगे? कैपिटल। क्लेम ऑफ ऑनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या हुआ? जब भी बिजनेस बंद करेंगे टोटल एसेट्स में से ऑनर को कितना पैसा मिलने वाला है, ये क्या कहलाएगी? कैपिटल। ओके, एग्जाम्पल की जगह आप लिखिए इन टर्म्स ऑफ कैश, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, वॉट एवर इट इज, जो भी चीज लेकर आया हो, जो ऑनर अपने घर से लेकर आया बिजनेस में लगाया। ओके, क्लेम ऑफ ऑनर इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद करेंगे तो ऑनर को कितना पैसा मिलेगा, ये भी कैपिटल ही कहलाएगी। एसेट का मतलब दोज वैल्यूज विच कैन बी रियलाइज इन फ्यूचर, कोई भी वैल्यू जिस फ्यूचर में रियलाइज होगी, जिससे अपने को पैसा रिसीव होगा, ये अपनी एसेट है। या फिर वैल्यू ऑफ विच बेनिफिट कैन बी टेकन इन फ्यूचर, कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, ये आपकी एसेट है। लायबिलिटीज का मतलब क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, जो आउटसाइडर का टोटल क्लेम बिजनेस के अंदर है, ये अपनी लायबिलिटीज है। और एक्सपेंडिचर का मतलब कोई भी वैल्यू जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी पास्ट में ले चुके हैं, चाहे उसका पेमेंट मिला या पेमेंट हमने किया या नहीं किया है।
और रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड और टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, वेदर द कैश वाज रिसीव्ड और नॉट। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ टर्म्स के बारे में बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।